बासोपट्टी थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर 2 बाइक सहित 430 बोतल शराब जब्त किया है। इस मामले में एक महिला सहित 4 शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना एसआई कंचन कुमारी सिंह दलबल के साथ गश्ती पर निकले हुई थी। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के कोदार कट्टा गांव में एक पोखर के पास गांव के ही चलित्र सहनी, लाल सहनी, मनोज सहनी व सुमित्रा देवी सभी शराब की बोरी को छुपा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना के निशानदेह पर छापेमारी की, जहां पुलिस आने की भनक लगते ही सभी तस्कर भागने में सफल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के समक्ष बाइक सहित शराब की बोरी को जब्त कर ली। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दरभंगा के समस्त मंदिरों पर होगा भगवान की पूजा अर्चना एवं आरती। राजीव प्रकाश मधुकर मदारपुर स्थित पंचवटी हनुमान मंदिर प्रांगण में विदेश्वर राय और सुमित कुमार राय के संयुक्त नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर के एक दिन पूर्व 24 घंटे का अष्टजाम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर पुजारी के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर अपने धर्मपत्नी के साथ व्यवसायिक बबलू कुमार उपस्थित हुए। इस अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ कर गणपति महाराज, विष्णु महाराज, नवग्रह देवी देवता हनुमान जी का पूजा अर्चना किया गया। उसके पश्चात जय रघुनंदन, जय घनश्याम, गौरी शंकर, जय हनुमान नाम धुन पर अष्टजाम शुरू किया गया। अष्टजाम हवन को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शुरू किया गया। हवन पर मुख्य पुजारी के रूप में विंदेश्वर राय, राजीव प्रकाश मधुकर, सुमित कुमार राय, बबलू उपस्थित हुए। वही इस मौके पर पूरा मोहल्ला राम नाम के धुन से गूंज उठा। वही सुमित कुमार राय ने बताया कि हर साल हनुमान जी के जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस बार आचार संहिता का मद्देनजर रखते हुए और प्रशासन और सरकार के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है उसको पालन करते हुए अष्टजाम करने, कीर्तन भजन करके ही हम हनुमान जन्म उत्सव मनाएंगे। इस मौके पर सभी राम भक्तों को सनातन धर्म को आमंत्रित किया गया है प्रसाद ग्रहण करने को लिए। जगह पर मदारपुर पंचवटी हनुमान मंदिर के प्रांगण। अपना परिचय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में स्वीप गतिविधि के तहत स्वीप कोषांग द्वारा 100% मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर जिला स्तर से लेकर प्रखंड व पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिंहवाड़ा उत्तरी पंचायत में जीविका दीदियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत शपथ संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक जीविका डॉक्टर ऋचा गार्गी के द्वारा जीविका दीदियों को बताया गया कि आप सभी 13 मई को लोकसभा चुनाव में मतदान करें तथा दूसरों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए दरभंगा समाहरणालय स्थित बनाया गया
निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में लगातार नॉमिनेशन का कार्य चल रहा है और नॉमिनेशन का यह कार्य 18 अप्रैल 2024 से प्रारंभ है और नॉमिनेशन कार्य के 5वें दिन सोमवार को मिथिला मुक्ति मोर्चा पार्टी के सरोज कुमार चौधरी ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बयान दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में नॉमिनेशन कर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से दरभंगा में विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है और जो सांसद है वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं और अपना नामांकन पर्चा आज दाखिल किए हैं। कि आज नामांकन का पर्चा दाखिल करने आए हैं, दाखिल कर दिए? जी जी, दाखिल कर दिए। किस पार्टी की ओर से नामांकन? मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा की ओर से हम कैंडिडेट हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से। अभी नामांकन हम दाखिल किए हैं। कितने सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया? 2 सेट में जमा किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सरोज कुमार चौधरी। चुनाव का मुद्दा क्या कुछ होगा? मिथिलांचल का विकास होना चाहिए। मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा का विजन यही है कि आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मिथिलांचल का विकास नहीं हो पाया है। मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा का यही विजन है कि मिथिलांचल का उपेक्षा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए और मिथिलांचल का विकास होना चाहिए। आप इस दौर में आप नामांकन किए हैं, एक तरफ एनडीए दूसरा तरफ इंडिया है, जी जी, क्या लग रहा है आपको? मिथिलांचल की जनता मेरे साथ है और हम लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। मिथिलांचल के हित के लिए तो मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा ही काम करेगी। दूसरा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो वोट लेता है यहाँ से और काम कहीं और जाकर करता है। लेकिन मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा यहाँ से वोट लेगा, यहाँ के लोगों से सपोर्ट लेगा और यहीं पे काम करेगा, मिथिलांचल के लिए काम करेगा। मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा की बात कर रहे हैं, करें कि इस तरह का कोई प्रत्याशी है विधानसभा या इसमें? अभी तो नहीं है कोई प्रत्याशी, अभी तो हम खुद नॉमिनेशन किए हैं। आप क्या हैं? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपने पहले अपनी पार्टी से पहला नामांकन किया है। अच्छा, ये बताइए, खुद नामांकन करने पहुंचे हैं तो नामांकन करना, चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना भी आपका कोई उद्देश्य है? चुनाव लड़ना है। चुनाव हर एक पॉलिटिकल पार्टी का उसका ये कर्तव्य है कि वो चुनाव लड़े, जनता के बीच में जाए। मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है और चुनाव लड़ना मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा का अधिकार है, कर्तव्य है और चुनाव लड़ेंगे हम, जनता के बीच में जाएंगे और जीतेंगे और जीतकर जनता का जो समस्या है उसको हम लोकसभा में जनता के बीच में जो जा रहे हैं, किस तरह का जनता का सपोर्ट मिल रहा है? क्या बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सब लोगों का कहना है कि नहीं, आप एकदम सही काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम आप कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं। इस तरह का हमको सपोर्ट मिल रहा है। अब जनता का मुद्दा क्या लग रहा है? कुछ मुद्दा को गिनती किए जो जनता आपको बता रही होगी? हाँ, बहुत सारा मुद्दा है। जनता तो अभी फिलहाल जो है सबसे बड़ा समस्या यहाँ मिथिलांचल का जो है वो पलायन है। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, लोगों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाना पड़ता है। सब लोग चाहते हैं कि हम घर पे रहें, यहाँ घर में हमको रोजगार मिले, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया है। बेरोजगारी समस्या है, उसके बाद महंगाई समस्या है, आप बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समस्या है। आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जी जी जी, भ्रष्टाचारी जेल चले गए हैं। अब बेरोजगारों के लिए मोदी सरकार ने 10 लाख रुपया लोन देना शुरू कर लिया, लगभग बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। फिर क्या मुद्दा को गिना रहे हैं? नहीं नहीं, मोदी सरकार जो बात बोल रही है वो बात कुछ और है और जमीन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ कुछ और मिलता है। जमीन पर मतलब लोन जो 10 लाख देने की बात सरकार कर रही है वो लोन लोगों को मिल कहाँ रहा है? हमको तो बहुत युवा ऐसा मिले हैं जो कहते हैं कि हमको तो बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, लोन मिलता ही नहीं है। तो सरकार जो है, मोदी सरकार के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मोदी सरकार से लोग नाराज हैं और अंचलवासी एक विकल्प चाहते हैं कि हमको एक अच्छा बेहतर विकल्प मिले और हम वही विकल्प लेकर आए हैं। अच्छा, ठाकुर जो सांसद है, वर्तमान में प्रत्याशी भी है, कोई एक काम इनका अच्छा लगा हो आपको? कोई नहीं, और सिर्फ मेरा नहीं, अगर हम बोलेंगे तो सब कहेंगे कि आप कैंडिडेट हैं इसलिए बोल रहे हैं। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमसे पूछती है कि गोपाल जी ठाकुर 5 साल में कुछ नहीं किए, हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। किसने अड़चन लगाया कि नहीं बन पाया? इसके लिए भाजपा और जनता दल यू दोनों दोषी है, जेडीयू और बीजेपी। और ये मुद्दा जो है ये मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा का मुद्दा है। इस मुद्दा को लेकर हम धरना स्थल पर कई बार जो है
और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए। ये हो चुका था, दरभंगा में एम्स मिले, ये मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा का मुद्दा है। लेकिन बाद में इस पर जो है सरकार काम करना तो शुरू की, लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अपने अहम में इस मुद्दा को फंसा दिया। अभी तक तो एम्स बन जाना चाहिए था दरभंगा में। अब गोपाल धरना क्या करेंगे? गोपाल जी ठाकुर तो जो कुछ किए सो उसको नौटंकी कहा जाए, को ठगने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, यही तो ऐसा है नहीं। अगर जीत के आप आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो क्या कुछ करेंगे? पहली कलम से बहुत काम करेंगे मिथिलांचल के लिए। सबसे पहले तो मिथिलांचल में जैसे एम्स का ही मुद्दा है, तो ये बने एम्स, जितना जल्दी हो एम्स बन जाए यहाँ पर, हम इस पर काम करेंगे। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ का बहुत बड़ा समस्या है, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। पलायन यहाँ बहुत बड़ा समस्या है, हम उसके लिए काम करेंगे। प्रचार है, हम उस पर काम करेंगे और हम काम करेंगे। पैतृक निवासी हैं आप? पैतृक गांव कहाँ का? डुमरी। डुमरी कौन विधानसभा में आता है? गोड़ा विधानसभा। गौड़ा विधानसभा में आता है, मतलब बेनीपुर से कुछ आगे हैं आप। ये बताइए, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। जी, सरोज कुमार चौधरी मेरा नाम हुआ और मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिरौल अनुमंडल में डुमरी मेरा गांव हुआ। ठीक। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर दरभंगा के निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में विशेष सामान्य प्रेक्षक बिहार मंजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वही आयोजित बैठक में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, मिथिला क्षेत्र के डीआईजी बाबूराम, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, सिटी एसपी शुभम आर्य सहित कई पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। वही ईवीएम के दरभंगा समरणालय स्थित ईवीएम भवन का भी निरीक्षण किया गया और कई दिशा निर्देश दिए गए। सर थोड़ा सा तुलना में पहले जो होते थे उससे कम हो गया। अभी हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं एसी वाइज। ये हम लास्ट टेंट के अंदर है सेग्रीगेशन। निर्वाचन की तैयारियों के संदर्भ में आज की ये बैठक थी। जो सभी तैयारी के बिंदु हैं और उस पर समीक्षा की गई है। साथ साथ अभी हम लोगों का नामांकन भी चल रहा है। 25 तारीख अंतिम दिन है हम लोगों के नामांकन के, 3 बजे तक अपराह्न।
कल तक जो है मतलब आज से पहले 5 नामांकन आए थे, आज भी कुछ नामांकन हुआ है, वो 3 बजे तक स्थिति स्पष्ट है। बिल्कुल आपने ठीक बताया है, प्रशासनिक तैयारी निष्पक्ष मतदान के लिए, पार्टिसिपेटिव मतदान हमारा हो, सभी लोग मतदान के लिए बाहर निकले, तैयारियों की भी समीक्षा हुई है और लोगों से हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि सभी लोग घरों से निकलें और 13 मई के दिन दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और 20 मई के दिन समस्तीपुर और मधुबनी का जो हिस्सा दरभंगा में उसके लिए जरूर निकलें। हम लोग संपूर्ण तैयारी रख रहे हैं, सभी बूथ पे पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। इलेक्शन कमीशन और जो भी डायरेक्शन है उस सब को हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें जिन जगहों पे नाव लगे थे उसमें से मोस्टली अधिकांश जगह पे पुल बन गया है और सीधे सीधे वहाँ पे हमारा जाने में अब कोई असुविधा नहीं है। कुछ जगह अभी भी है जिसकी संख्या काफ़ी कम है, 7-8 जगह पे है, तो वहाँ पे हम लोग उसके लिए इंतजाम रखेंगे। सब रहेगा। अश्वारोही दस्ता की बात कर रहे हैं, बाकी जितना भी है ड्रोन कैमरे से निगरानी हो, बाकी जितना भी है उसको हम लोग पूरा करें। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर तंज करते हुए कहा कि बिहार में हम 40,000 करोड़ रुपए हर साल शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इससे 40 बच्चे भी अच्छे से पढ़कर नहीं निकल पा रहे हैं। बिहार के गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल थे जहां के लोग पढ़कर बाहर निकलते थे और बहुत ऊंचाइयों पर गए हैं। इस बिहार में तेरहाट, लंगट सिंह कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज के साथ ऐसे 10 से भी अधिक इंस्टीट्यूट थे जिन्हें पढ़कर हर प्रखंड से 1 से 2 विद्यालय ऐसे थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। इसी बिहार में गांव देहात प्रखंड में ऐसे स्कूल थे जहां से लोग पढ़कर बाहर निकलते थे और बहुत जीवन में ऊंचाइयों पर गए। इसी बिहार में नेतरहाट था, इसी बिहार में लंगट सिंह कॉलेज था, पटना साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, सीएम साइंस कॉलेज था। ऐसे दसियों इंस्टीट्यूशन थे और इनसे बढ़ के हर प्रखंड में मोटा मोटी 1-2 ऐसे स्कूल थे, ऐसे विद्यालय थे जहां से पढ़कर लोग अपना जीवन बना पाते थे। मैंने जो आपको बताया, ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में आपने हर जगह विद्यालय खोल दिए, उसकी गुणवत्ता पर, उनकी सुविधाओं पर, वहां मिलने वाली शिक्षा पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो अगर इसको सुधारना है तो हम लोगों को हर गांव में विद्यालय बनाने के बजाय, विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो हम लोगों ने अध्ययन कराया है कि बिहार में 1/3, अभी हम लोग 40,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर, और इससे 40 बच्चे भी पढ़कर नहीं निकल पा रहे, अच्छे बच्चे। तो हम लोगों ने जो परिकल्पना की है कि अगर इसका 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए, तो हर प्रखंड में, इसको याद रखिए, बिहार के हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय बनाया जा सकता है। और अगर हर साल आप हर प्रखंड में एक विद्यालय बनाएंगे तो हम लोग जो मैपिंग कर रहे हैं, प्रखंड में अगर 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और बस से या गाड़ी से बच्चों को ये सुविधा दे दी जाए कि वो वहां आए, तो 5 विद्यालय 5 साल में बन जाएंगे और धीरे धीरे आप एक नई शिक्षा व्यवस्था को बना पाएंगे। आप जब दिल्ली में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो विद्यालय आपके घर के बगल में नहीं है, विद्यालय आपके घर से 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है, और आपके बच्चे वहां पढ़ने कैसे जाते हैं? स्कूल बस आता है, स्कूल बस में बच्चे बैठते हैं और विद्यालय तक जाते हैं। अगर आप बिहार के प्रखंडों को ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 5 विद्यालय अच्छे बना दिए जाएं हर प्रखंड में, तो किसी भी गांव के बच्चे को 10 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करके अपने विद्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि हर गांव में आप स्कूल बनाएं, आप 5 अच्छे विद्यालय अगर प्रखंड में बना दें और गांव में, पंचायत में बच्चों को सुविधा दे दें कि वो सरकारी बस से, स्कूल बस से अपने स्कूल में आए। 5 अच्छे विद्यालय अगर प्रखंड में बना दें और गांव में, पंचायत में बच्चों को सुविधा दे दें कि वो सरकारी बस से, स्कूल बस से अपने स्कूल में आए, वहां पढ़ें और पढ़ के वापस जाएं, वो मेरी समझ से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम होगा। क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है। जैसे अभी सरकार का जो प्रयास चल रहा है, जो अभी अधिकारी आए हैं, सब शिक्षक को वहां बैठा दीजिए, आप उनको पनिशमेंट दे दीजिए। अरे भाई, शिक्षक वहां बैठ भी जाए
तो उसको पढ़ाने के लिए आप कैसे मजबूर करेंगे? अगर किसी गांव में शिक्षक के रहने की व्यवस्था ही नहीं है, उसके खुद के बच्चे के बीमार होने पर इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो शिक्षक वहां रहेगा कैसे? यही पूरे में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्र में जो पूरे विश्व में हमने देखा समझा कि बजाय इसके कि आप हर जगह अस्पताल बनाएं, आप 2 ही अस्पताल बनाएं, 4 अस्पताल अच्छा बनाएं और एम्बुलेटरी केयर से पूरे जनसंख्या को उससे जोड़ें, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। बजाय इसके कि हर गांव में पीएचसी बना दें जहां भैंस, गाय और बकरी घूम रही है। अगर आप 4 अच्छे अस्पताल भी, 5 अच्छे अस्पताल भी एक जिले में बना दें और एम्बुलेटरी केयर बना दें, लोग फोन करें, एम्बुलेंस वहां पहुंचे, उनको उठाकर अस्पताल में लाए, वो ज्यादा बेहतर व्यवस्था है। तो बिहार में मेरी जो सोच है, शिक्षा और स्वास्थ्य इन दोनों ही क्षेत्र में हर प्रखंड में कम से कम आप 3 से 5 विश्व स्तरीय संस्थाएं बनाएं, बजाय इसके कि आपने 25, 30, 40 व्यवस्था बनाई हुई है जहां पर आप खाली खिचड़ी बांट रहे हैं और चोरी करा रहे हैं। और ये पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार खर्च नहीं कर रही है। शिक्षा का बजट 40,000 करोड़ का है बिहार का, 40,000 करोड़ रुपया इस बिहार सरकार में खर्च हो रहा है शिक्षा पर, और आप स्कूलों की दशा देख लीजिए क्या है। धरती की पुत्री मां जानकी का प्रकट दिवस समारोह विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आगामी 17 मई को धूमधाम से मनाया जाएगा। संस्थान के प्रधान कार्यालय परिसर में प्रातःकाल माता जानकी की प्रतिमा की शास्त्रीय विधि से पूजा अर्चना होगी, जिसके बाद मैथिल दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। मैथिली दिवस समारोह का विधिवत उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी करेंगे। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का आने वाले चुनाव में हश्र बहुत बुरा होने वाला है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने ऐसे कौन से काम किया है जिसके लिए भविष्य उनका अच्छा होना चाहिए। तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान है, लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है। तेजस्वी यादव अगर लालू यादव के लड़के न होते तो उनके विद्वानता और जीवन में अभी तक पराक्रम है। खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर और नेता के तौर पर उसे क्या कोई न्यूज़ चैनल वाले अपने यहाँ नौकरी देंगे? 9वीं फेल आदमी को कौन नौकरी देगा? कोई बता दे मुझे। तेजस्वी का यादव और नीतीश कुमार का भविष्य क्या है? वो भाई इन्होंने क्या किया है कि इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए? तेजस्वी यादव जैसे लोगों की क्या पहचान है? आप लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है। भाई अगर लालू यादव के लड़के, तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के न हो तो जो उनकी विद्वता है, जो उनका जीवन में अभी तक का पराक्रम है, अचीवमेंट है, खिलाड़ी के तौर पर, विद्यार्थी के तौर पर, नेता के तौर पर, आप अपने यहाँ चैनल में उनको नौकरी दीजिएगा? आप कितने 9वां फेल आदमी को अपने यहाँ नौकरी देने को तैयार है? आप बताइए ना। लेकिन आप यही जाति और धर्म में बांट कर उस आदमी को मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री आपने बनाया हुआ है। यही समाज की गलती है और इसीलिए हम समाज की ये दुर्दशा है। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है। तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोगों को, लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है? आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। लगातार पूर्णिया में पप्पू यादव को मिल रहा है समर्थन हर समाज के तबके के लोगों को। वही आपको बता दें, गुलाब बाग में किन्नर समाज की बहनों ने भी उन्हें आशीर्वाद आभार प्रकट किया। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों, माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा
और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हैया झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।